तो आधी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी भी 3 दौर पूरे हुए हैं, 4 दौर अभी भी बाकी हैं। ये बड़ा लंबा है, लेकिन हर बार मुद्दे भी कुछ बदलते जाते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 खास तौर से फेज के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से बार बार ये कहने लगे कि पाकिस्तान को मैं सीधी चेतावनी देता हूं, हमने अपने परमाणु बम, हमने अपने जौहरी असलहे कोई दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। अमित शाह बटला हाउस का जिक्र करने लगते हैं, साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी तय होती है, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्द हिंदू आतंकवाद को एक बार फिर सेंटर में लाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से कांग्रेस ने उसको तैयार किया था और मोदी है तो मुमकिन है। यानी अगले 5 चरणों के लिए, जिसमें से एक आज निमट गया, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुद्दा किस तरफ जा रहा है। इस पर भी मैं जरा बात करना चाहूंगा। अनुराग जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या राष्ट्रवाद, आतंकवाद एक बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी तैयार कर चुकी है और वो कोशिश वही है कि जो जातिगत समीकरण गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बिठाए या बाकी जगह पर जो रीजनल जमातें लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको तोड़ा जाए, उनके वोटर को तोड़ा जाए। ये एक ऐसा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और दहशतगर्दी, उसको लेकर के बल्क में अपने तरफ वोटर को किया जाए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा सर, जिस तरह से बीजेपी का अभी ये ट्रैक जो लग रहा है? देखिए, अगर आप 2014 के चुनाव को देखिए तो एकदम क्लियर कट वहां पे जो कास्ट लाइन से अलग हटके धर्म के आधार पे वोटिंग हुई थी, उस आधार पे पोलराइज करने में कहीं ना कहीं भाजपा सफल रही है। अगर आप देखिए, इसमें आप अगर सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करिएगा कि वो जो है धर्म के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत होगा कि बाकी दल भी उसी तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत बीजेपी करती है, शुरुआत दोनों लोग करते हैं। मैं ये कहूंगा, जो मैं देखता आ रहा हूं इतने साल से, इसमें इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम भाजपा कर पाती है। अगर आप इस बार भी चुनाव को देखिए तो जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को इन लोगों ने उतारा, पहले आपने दिग्विजय सिंह को, जो सेंसिटिव सीट थी, वहां से आपने, दिग्विजय सिंह क्या है, दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद का जो आज वो उस चीज से मुकर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं मीडिया ने उसको ट्विस्ट किया। क्या मीडिया ने ट्विस्ट किया और इतने साल आप चुप बैठे रहे? आपने उस समय क्यों नहीं क्लेम किया कि मीडिया ने ये टर्म कॉइन कर दिया कि हिंदू टेरर दिग्विजय सिंह ने किया? आज आपको वो सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आपने उसको आपने ये बोलना शुरू कर दिया। तब सूट नहीं कर रहा जब साध्वी प्रज्ञा आ गई। कोई और होता तो शायद चलने देते। हाँ, तब चलने देते, तब उसमें उनको लाभ था। लेकिन जो बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को उतारा, वो पूरे देश में एकदम से आपने जो हवा थी उसको बदल दिया कि अब कास्ट लाइन से हटके चुनाव कहीं ना कहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में वोटर निकला क्यों नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका इसका मतलब क्या है कि अगर पुराने चुनाव को देखें तो वोटिंग का परसेंटेज उसके पहले, सर मैं ये भी पढ़ रहा था कि यूपी के और बिहार के बहुत सारे लोग बाहर हैं, नौकरियां बाहर करते हैं दूसरे राज्यों में। ये भी इन राज्यों की बड़ी नाकामी है, जिनकी भी सरकारें रही इन राज्यों में लंबे वक्त तक के, उन्होंने यहां पर रोजगार के मौके पैदा नहीं किए। आज भी यहां के लोग कम तनख्वाहों में दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनका न आ पाना भी वोटिंग परसेंटेज को गिराता है। सर आप सिर्फ किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो आपके मजदूर हो या आपका लेबर क्लास हो या मतलब वो स्किल्ड लेबर हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या फिर प्रोफेशनल्स हो गए, मोस्टली जितने भी देश में गए हैं, बहुत बड़ा वर्ग इन स्टेट से गया है, हिंदी स्पीकिंग एरिया से गया है। वो वोट डालने वापस नहीं जा रहा है कि आप कोई बॉम्बे में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो वो बिहार और यूपी के रिमोट इलाकों में वोट डालने नहीं जा सकता, उसके लिए संभव नहीं है। उसके वोट का अभी कोई सिस्टम डालने का नहीं बना कि वो वोटिंग कर सके जहां भी है वहां से। तो उसके अभाव में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मिसिंग है। तो वो कितना बड़ा वर्ग है, वो भी अभी काउंटिंग होनी जरूरी है कि कितने लोग नहीं जा पाए। उसको वो काउंटिंग तो शायद हो भी नहीं सकती कि कैसे उसको आप इवैल्यूएट करिएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि वो जो वोटर था, शायद भाजपा का वो वोटर बन सकता था, क्योंकि भाजपा जिस तरह से बैंक करती है अर्बन मिडिल क्लास को, वो एक बहुत बड़ा वर्ग बाहर के प्रदेशों में काम कर रहा है, बड़े शहरों में काम कर रहा है, बाहर जगहों पर काम कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को होता। अगर जो समय होता है जैसे किसानों का,
लेबर का एक समय होता है जिस समय वो लोग अपने गांव घर वापस आते हैं। अगर उस टाइम पे वोट होता है तो उस टाइम पे वो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो शायद ये समय नहीं है जिस वजह से वो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। स्पेशली बिहार में अगर देखा जाए तो वो दिवाली के बाद अपने छठ उत्सव के टाइम पे आते हैं। अगर उस टाइम पे वोटिंग हो रही है तो वो परसेंटेज बढ़ेगा कि अगर 2-4 दिन हफ्ते भर वो आगे पीछे करके उसमें रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशली लोग फेस्टिवल्स के आसपास घरों पे जाते हैं, तो अगर उसके आसपास चुनाव पड़ रहा है तो रुक सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये अच्छा खासा परसेंटेज को बढ़ाते और घटाते हैं। तो उसमें किसको लाभ हो रहा है, मुझे आज भी मुझे लगता है कि जब तक इसकी काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल काम है कि किसका वोटर नहीं निकला और किसका वोटर निकला। राजीव रंजन जी मुद्दों पर बात कर रहे थे और राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा फिर से बना करके जातिगत समीकरणों को तोड़ने की रणनीति है बीजेपी की। इस हिकमत अमली पर आपको लगता है कुछ कामयाबी मिलेगी? और ऐसे में जबकि अभी भी नहीं निकल रहे हैं, बीजेपी लगातार बना रही है माहौल, लेकिन उस ढंग से वोटिंग नहीं हो रही। 2014 के ओवरऑल भी देखें तो उतनी ही हो रही है। तो आपके कहने मात्र से या आपकी पूरी मेहनत के बावजूद भी कोई बहुत बड़े पैमाने पर तो लोग इससे प्रभावित नहीं होते दिखते। इमरान साहब, एक्चुअली राष्ट्रवाद के जो मुद्दा है किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इसको अगर हम कहें कि बीजेपी का मुद्दा है या फिर किसी और पार्टी का मुद्दा है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नहीं तो कांग्रेस असल में इसलिए ना मैंने इसलिए पूछा सर, कांग्रेस इसको नहीं मानती ना, कांग्रेस नहीं मानती इसको। कांग्रेस ने सवाल किए, कांग्रेस ने बल्कि हाथ में थाली में सजाकर ये मुद्दा दिया उनको। बार बार जब वो पुलवामा पर और बालाकोट पर सवाल उठाते हैं तो वो मुद्दा बीजेपी को मिल जाता है। एक्चुअली वो मुद्दा मिल जाता है, लेकिन जो राष्ट्रवाद बहुत ही अहम मुद्दा है और हर एक देशवासी को, जो 125 या 135 करोड़ जो देशवासी है, सबके कन-कन में, सबके एक एक ब्लड के बूंद में इसकी जरूरत है और होना चाहिए। आज के डेट में राष्ट्रवाद से ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसके आगे पीछे सारी चीज समाहित हो जाती है। चाहे उसमें रोजगार की बात हो, उसमें भी राष्ट्रवादिता होती है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे देश के उत्थान की बात हो, चाहे देश को, भारत को विश्व गुरु बनने की बात हो। राष्ट्रवाद को बड़े ही हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बहुत ही छोटी डिफिनेशन में उसको डिफाइन करते हैं कि राष्ट्रवाद केवल बीजेपी का मुद्दा है। ऐसा नहीं है इमरान साहब, राष्ट्रवाद जो है पूरे देश का मुद्दा है, भारत का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है। क्योंकि आपका राष्ट्र जब रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का किसी भी विषय वस्तु की चर्चा तब होगी जब हमारे पास देश होगा, जब हमारे पास कुछ ऐतराज है विजय जी को, कुछ ऐतराज। राष्ट्रवाद की परिभाषा बीजेपी क्यों तय कर रही है? नहीं, बीजेपी तय नहीं कर रही है, वो तो दूसरी पार्टी है जो अपोजिट पार्टी है, वो उसको एक मुद्दा बना रहा है। मैं इसका ऐसा नहीं है। नहीं तो वो खुल के कहते भी है ना, खुल के कहते भी है कि हमारा मुद्दा है। ऐसा नहीं है, अनुराग जी खुल के कहते हैं कि हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी भी है, नौकरियां भी है, देना भी है, हमारा मुद्दा और भी चीजें, लेकिन राष्ट्रवाद भी हमारा मुद्दा है, मंदिर भी हमारा मुद्दा है, राष्ट्रवाद भी। वो खुल के कहते हैं, वो छुप के नहीं कहते। जी अपनी बात रखिए लिए सोचने विजय जी, आपको कुछ ऐतराज? विजय जी मेरा ये सवाल और उसमें जोड़ लीजिए आप अपना कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा कांग्रेस और दीगर पार्टियां, ममता बनर्जी सवाल करती है, राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो बीजेपी को और तकलीफ मिलती है इस तरह के मुद्दों की। जो राय की दीवार बात होगी वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, राय की दीवार और राय की जो पहाड़ होती है ना, वो बात हो जाएगी। ठीक है विजय जी, राष्ट्रवाद तो मुद्दा है सर, और इसको रखना चाहिए, हर पार्टी को रखना चाहिए, कांग्रेस को भी इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद उसके लिए भी आम भूमिका। अच्छा सुन लीजिए जल्दी अपनी बात रखिए, फिर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं मालूम, अमित शाह जी को भी बिल्कुल नहीं मालूम। और बता दूं कि जब इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में चुनाव थे तो भाजपा सरकार की प्लानिंग के तहत आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने एक रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर को लेकर, और इनके एक सहयोगी दल ने अयोध्या के अंदर एक धर्म संसद बुला ली, साधु संतों की बुला ली। तो वो सब क्या था कि उस चुनाव में किसी तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम करके इन चुनाव में जीत हासिल करना, वो कार्ड इनका फेल हो गया। और जब वो कार्ड फेल हो गया तो इन्हें लगा कि भाई राम मंदिर वाला मुद्दा तो फ्लॉप हो गया, अब कोई नया मुद्दा लाइए। तो ये राष्ट्रवाद खेलने लगे जिसकी इन्हें परिभाषा तक नहीं मालूम। असली राष्ट्रवाद क्या है? अरे इस देश से गरीबी मिटाओ, भुखमरी मिटाओ, लोग भूखे ना सोए, इस देश की तरक्की हो, जो
शासन कर सुनिए, लिया। आपने अपने राज्य में क्या किया? सुनिए, मैं अभी आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। 70 नहीं, साल वाला एक बार जवाब विजय भी जी दे वो तो दूंगा। ये भी कहते हैं ना कि गैस के सिलेंडर लोगों तक पहुंचाना भी राष्ट्रवाद है, और जो सड़कें बन रही हैं वो भी अपने आप में राष्ट्रवाद है। वो इस तरह से उसको डिफेंड करते हैं, बाकी महेश जी बताएंगे। लेकिन आप कैसी परिभाषा की बात इन्होंने कर रहे हैं? अपनी सहूलियत के हिसाब से राष्ट्रवाद अमित जी आ रहा हूं बस, आप इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा कर ली है। जैसे पिछले दिनों अमित शाह ने कहा कि भी कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है। कांग्रेस तो उस समय जब पुलवामा कांड हुआ था भाजपा के साथ, सरकार के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी थी, तो क्या मोदी जी देशद्रोही मानती है मोदी जी को ये? लेकिन सिर्फ 3 ठीक है, दिन तक ना, राजनाथ सिंह जी ने चौथे कहा- दिन तक तो आपने सवाल खड़े करने शुरू कर वो दिए, जिसका इसलिए खड़े प्रोपेगेंडा किए। पाकिस्तान ने देखिए, किया अपने टेलीविजन मैं इसका पर। एक सबूत देता हूं कि जब सेना के ऊपर ये उंगली उठी कि F-16 विमान नहीं मार गिराया गया, तो उन्होंने बाकायदा जो है राडार की लोकेशन और वो सारी चीजें देश के सामने प्रस्तुत कर दी। तो सेना ने कभी ये नहीं कहा था कि वहां पर कितने आतंकवादी मरे कितने नहीं। लेकिन अमित शाह जी अगले दिन से ही कहने लगे कि जी 300 मार दिए। मोदी जी कहने लगे भाई जब आप संख्या बता रहे हैं तो लोग तो पूछेंगे ही, लोकतंत्र है, हमारा पूछना फर्ज है। भी आपको ये कैसे तादाद पता चली कि आपने 300 आतंकवादी मार दिए? तो ये जो इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया, ये तो आपकी आप जानकारी के लिए एक बता दूं ये तो पत्र लिख के कि जब पूछा जा सकता था शहीदों ना। के नाम पर भाजपा अनिल जी, राजनीति करने लगी, ये पत्र तो इसकी लिख के इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत की गई। ये पत्र कहीं ये फौजी वर्दी पहनकर ड्रामा करने लगे, कहीं तस्वीरें लगाकर उनके नाम पर वोट मांगने लगे। तो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी कि आप शहीदों की फोटो और ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बावजूद मोदी जी ने जनसभा में कहा, क्या कहा? उन युवाओं से इन्होंने कहा कि भाई क्या आप पहला वोट पुलवामा के शहीदों को, देश के शहीदों को देना चाहेंगे? यानी कि भाजपा को सरेआम शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं जो देश के लिए खतरनाक है और इन्हें राष्ट्रवाद की चलिए, परिभाषा आपने अपनी बात कह दी ना सर, अब जवाब ले अब जवाब कांग्रेस सर। पार्टी को उसके कोई डेफिनेशन चलिए, अब महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। और अमित रैना मैं आपके पास जाऊंगा। कश्मीर से जुड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ घटना मुद्दा। घटी भोपाल में। दिग्विजय सिंह जी कोई सभा कर रहे थे, उस सभा में एक नौजवान को बुलाए और बोले कि बता तेरे 15 लाख रुपए तेरे अकाउंट में गए या नहीं गए? बोले कि साहब 15 लाख रुपए की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आज मोदी सरकार ने पुलवामा को लेकर जिस तरह से बदला लिया, ये सीना और ये सर जो है वो किस तरह से आज गर्व महसूस कर रहा है और कैसे सीना चौड़ा हो रहा है हम भारतीयों का, ये आप नहीं कर सकते। वो ये एक अपने आप में ऐसे लोगों को, ये छद्म राष्ट्रवादी लोगों को जो ये गुमराह करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम न्याय करेंगे इस देश में, आज वो न्याय करने की बात कर रहे हैं। और इस देश में आप याद करिए कि जो अल्पसंख्यक देश में आज़ादी के साथ उसकी भागीदारी 23% की थी, आज उसको इन लोगों ने 3% पे लाके रख दिया। जो मुसलमान जो है, जो अशिक्षा और उसके साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया वोट बैंक की वजह से, कभी किसी नेता को खड़ा करके, कभी किसी का मुखौटा दिखा के, कभी किसी, ये अपने आप में एक तरह से इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश को लूटने की कोशिश करी है। ये देश को किसी भी हालत में ये डिस्टर्ब करके ही देश में राज कर सकते हैं, ये दंगा फसाद करके ही देश में राज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम जब बात विकास की करते हैं तो ये विनाश की बात करते हैं। अब विनाश में जो सबसे पहले बात आती है वो ये आती है, कहते हैं कि देशद्रोह का जो धारा है वो हम खत्म कर देंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे। अरे देशद्रोह का धारा आप क्यों खत्म करेंगे? इसका कारण तो बताइए। मिसयूजिंग जो है, आपने सबसे ज्यादा देशद्रोह को किया, मकोका को सबसे ज्यादा आपने मिसयूज किया, इमरजेंसी इस देश में आपने लगाई, सबसे ज्यादा आपने जो है लोगों को यहाँ प्रताड़ित और पीड़ित रखा। तो ये सब चीजों को ये भली भांति देश समझ चुका है कि कांग्रेस के बस का और राहुल गांधी का बस का, जो आदमी देश के सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हो, इससे बड़ा घटिया और इससे बड़ी घिनौनी बात राजनीतिक रूप से क्या हो सकती है? वो आदमी को राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित राणा जी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इस समस्या से मुतासिर रहा है, दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है। आप लोगों ने तो झेला है उसको। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा जो बीजेपी उठाती है पूरे देश के लिए, जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है, जम्मू कश्मीर के लोग तो उसको जानते हैं, उससे निपटा है। तो क्या हालात पहले से क्या बेहतर हुए हैं ऐसे में, जबकि पुलवामा भी हो गया, बालाकोट भी हो गया और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट 1-2 चलते रहे हैं? कैसे आप देखते हैं, ये चुनावी मुद्दा है या वाकई ये लोग जो कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हाँ हमारा राष्ट्रवाद पुख्ता है, हमने इस पर काम किया है, वो सच है? आप लोग भुक्तभोगी, इसलिए निष्पक्ष तौर से सर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए, मैं 2 पार्ट में जवाब दूंगा। एक तो भाजपा कांग्रेस के
स्टैंड को लेकर जवाब दूंगा। 2014 में जब भाजपा ने चैलेंज किया कांग्रेस को, तो एक नैरेटिव लेके आई वो, और सबका साथ सबका विकास, विकास की बात करी। 2019 में शायद विकास को लेकर भाजपा का कुछ नहीं था कहने को, या कम था कहने को। हाँ, तो उन्होंने फिर नैरेटिव सेट किया राष्ट्रवाद का, राष्ट्र सुरक्षा की, और दोनों बार कांग्रेस विफल रही। कांग्रेस का आज भी कोई नैरेटिव नहीं है। कम से कम आज अगर एक आम आदमी अगर सोचता है कि किसको वोट दूं, तो जब वो गैर भाजपा पार्टी की ओर देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि मेरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 19 तो लीडर है, तो वो उस कहता है कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम हुआ है क्या? उस अनसिक्योरिटी के हिसाब से वो कहता है कि यार ये तो बड़ा अनश्योर ये चीज है। इससे अच्छा कम से कम उस व्यक्ति को के साथ रहूं जो कम से कम टेस्ट किया हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे विचार सही है। वोटर उनके निकल रहे हैं जिन्होंने कुछ वादा किया या उसको निभाया। अब जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर की बात है, देखिए हालत खराब हुए हैं। 2014 के बाद कश्मीर में हालत खराब हुए हैं। और हालत क्यों खराब हुए हैं, कई कारण रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण शायद बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन रहा। और उससे पहले कांग्रेस का जो सरकार थी, उन्होंने एक आर्मी को विड्रॉ किया साउथ कश्मीर में। आर्मी ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी किया कि हमें विड्रॉ मत कराइए, अगर आप हमें विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हालत खराब हो सकते हैं। बट भी फिर भी उमर अब्दुल्ला के प्रेशर में कांग्रेस सरकार ने वो विड्रॉल किया, और उसको लेकर आज जो हो रहा है वो भुगत रहे हैं। भाजपा ने, मैं आपको बड़ा ही रिसेंट एग्जांपल देता हूं कि अभी यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया 2 महीने पहले, और आप सोचिए एक प्रोमिनेंट सेपरेटिस्ट लीडर है, पिछले कई सालों से JLR जॉइंट रेजिस्टेंसशिप चला रहे थे कश्मीर में, और उनके अरेस्ट होने के बावजूद भी कश्मीर में हंगामा नहीं हुआ। तो अगर राष्ट्र चाहता है और अगर स्टेट चाहता है कि कश्मीर की हालत को सुधारा जाए तो सुधारा जा सकता है। तो उसको लेकर मुझे थोड़ा बहुत प्रयास दिख रहा है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने आज माना, और मुझे लगता है सबसे बड़ा कदम है कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए कि जो पाकिस्तान से कश्मीर में भेजा जा रहा है वो जिहाद है। और ये आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अभी कोई कांग्रेस पर अभी विजय जी कह रहे थे कि कश्मीर की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा है, नहीं है, अशिक्षा नहीं है, अशिक्षा नहीं है। आपको शायद कश्मीर के आप बताइए, साबित कर कांग्रेस साबित कर भी क्या लेंगे? क्योंकि साबित कर लीजिए, खड़ा हुआ आपके दौर का वो मुसीबत है, उसमें आप कर क्या लेंगे? अब वो निमट रहे हैं तो अपने ढंग से उनको निपटने दीजिए। और अगर उनके साथ अवाम है तो फिर जमात इस्लामी को बैन करना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक स्टेप था। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे जेनोसाइड एडमिट करना। शिक्षा कहाँ है? सारे प्रोफेसर डॉक्टर तो दहशतगर्द मिलिटेंट बन करके इनको लिटरेसी रेट कश्मीर की नहीं पता। मैं आपको बात बताऊं, शिक्षा क्या है? कई बार शिक्षा के माध्यम से जो आतंकवाद का जहर है वो दिमाग के अंदर डाला जाता है, वो शिक्षा है। वो तो फंडिंग आप ही ने करवाई है। सुनिए, और इसके लिए कहीं देखिए 5 साल से इनकी सरकार थी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनकी दोहरी के माध्यम से खुलासा करना चाह रहा हूँ कश्मीर में पत्थर 2000 अरे सुनो के ऊपर पत्थर फेंके। इमरान साहब, एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाह रहा हूं मैं, चलाई गई, आप सोचिए कि ये जो सेपरेटिस्ट और जैसे इनकी पीडीपी के साथ सरकार बनी और इन्होंने सबको निर्दोष करार देकर अलगाववादी नेताओं का 2014 से लेकर और 2017 तक इनके घरों से कितना पैसा रिकवर हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगले दौर में क्या उस पर वोटिंग करवाई जाएगी या उसको कहीं ना कहीं बना करके, लेकिन क्या वोटर उसमें आएगा? क्या वोटर इसको अहमियत देता है या उसके दीगर मसाइल भी हैं जिसको लेकर के, वो मकामी मसाइल भी हैं जिनको लेकर के वो सोच रहा है? बहुत सारी चीजें हैं। आखिरी मरहले में हम आ गए सर, आप लोगों से इस आखिरी जो तीसरा जो दौर हुआ इसके बारे में मैं थोड़ी राय लेना चाहूंगा। वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत एक मिनट की आप लोग राय दीजिएगा। चलिए राजीव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जो थर्ड फेज का जो इलेक्शन आपने देखा है जो आज चल रहा था, उसमें जो टोटल जो समीकरण अगर आप निकालते हैं हर स्टेट का, अलग अलग स्टेट में जो जितने भी सीट्स के लिए हुए हैं 115 117, उसमें क्या है कि एनडीए गवर्नमेंट का जो भी वोटिंग रेशियो है वो बढ़ा ही है। और जहां पे उन्होंने पिछले साल यानी 2014 में जो अपनी जीत हासिल नहीं की थी, उस जगह पे भी एनडीए 2019 में जीत हासिल करने वाली है और वहां से वो जीतेगी। अनुराग जी, देखिए मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। मेरा जो मानना बहुत ही, आप जो वोटिंग परसेंटेज जो नीचे जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो 14 में जो
लोगों ने काम किया था, लोगों को वोटर को घर से निकालने का, जो भाजपा का जो एक्चुअल जो कैडर था वो कहीं ना कहीं इस बार डिमोटिवेटेड है। मैनेजमेंट में कमी बूथ मैनेजमेंट में कमी रही। उसमें एक फैक्टर और भी हो सकता है, मैं जल्दी से ऐड करता हूं कि जो टिकट कटे हैं, क्या जिनके टिकट कटे हैं या जिन लोग जो टिकट एस्पिरेंट्स थे, क्या वो कहीं काट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी बातें अंदरूनी भी जो अंदरूनी ठीक हो है। सकती है। सर विजय जी, भाजपा में व्यक्तित्ववाद रहा है और हर जगह केवल मोदी मोदी मोदी, वहां कामों की कोई बात नहीं हुई। जबकि कांग्रेस में हम सबको साथ लेकर और सबके देश के विकास की जो नीति पेश की है वो केवल कांग्रेस ने की है। और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी की न्याय योजना है उसका भारी लाभ हमें इस चुनाव में मिल रहा है। ठीक है। अमित रैना जी, देखिए, जहां तक नैरेटिव की बात है, नैरेटिव कांग्रेस का क्लियर नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का सही है या गलत है, एक बड़ा क्लियर नैरेटिव है। मार्केटिंग टर्म में कहें तो एक यूएसपी लेकर, एक की पॉइंट लेकर चल रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जो एक सिंगल पॉइंट की बात नहीं हो रही है कि वो क्या चाहते हैं। आप अपनी बात करिए, आप चौकीदार चोर है के भरोसे इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप क्या बदलाव लाएंगे उसकी बात होनी चाहिए। ठीक है। महेश वर्मा जी, देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि अभी बहुत अर्ली होगा किसी बात को कहना। अभी देश का आधे लोकसभा चुनाव हुए हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जिस तरह के वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। एक और रीजन और विजन क्लियर कट है बीजेपी का कि भाई उसको प्रचंड बहुमत मिलना है, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कहीं हमें धाराशायी कर सके। हम ये जरूर हैं इस पोजीशन में कि हम लोगों का विश्वास हमने जीता है, हमने कहीं वो भरोसा जीता और उसके ऊपर हम जरूर दोबारा एक बार पुनः जो है जी, पर ये विश्वास कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। अनुराग जी कह रहे हैं आपका बूथ मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा है, ला ही नहीं पा रहे, आप बैठे रहेंगे ये सोच के कि हमारा विजन एकदम क्लियर है। तो विजन से क्या होता है? वोटिंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, बूथ मैनेजमेंट भी एक फैक्टर है, लेकिन हम किसी वोटर्स को ला सकते हैं लेकिन उसको हम मजबूर नहीं कर सकते कि तुम हमें वोट दो। तो ये जरूर है कि जिसको वोट देना है, आज अधिकार, वोट का अधिकार को लेकर जिस तरह का कैंपेन रहा है पिछले कई दशकों से, ये हर एक वोटर अपना ये मत देना अपना वो कर्तव्य समझता है। और इस नाते मैं समझता हूँ अवेयरनेस इस देश में बहुत ज्यादा आई है। ठीक है। और लोग वोट निकल के कर भी रहे हैं और वो जिसके लिए कर रहे हैं वो मालूम भी है कि वो किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तीसरा मरहला आज पूरा हुआ। अगले मरहलों में हम और नए मुद्दों के साथ बात करेंगे।